नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 14 नवंबर को हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि आधे दुरुक शहर पर वक्फ बोर्ड का दावा। ये खबर जब हमने चलाई तब उसके अगले ही दिन दुरुक तहसील कार्यालय के बाहर हजारों लोग आपत्ति लिए खड़े हो गए और उसी 15 नवंबर की तारीख को एक और घटना हुई जहां जिला प्रशासन को एक विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी और वह खबर को भ्रामक बताया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रबोध ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का खुलासा किया था। हमने वो विज्ञापन दिखाया था जिसे शासन भी स्वीकार कर रहा है। आप शासन द्वारा जारी इस दूसरी नोटिस पर भी गौर करें जिस पर जिला प्रशासन स्वयं स्वीकार कर रहा है कि इस तरह का दावा किया गया है। जैसा कि हमने अपनी खबर में दिखाया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपनी बात को आगे बता रहे हैं कि किस तरह से दुरुक की जनता को परेशान किया जा रहा है। शासन स्वयं स्वीकार कर रहा है कि इस तरह का दावा किया गया है। शासन अपनी ओर से जो नोटिस जारी किया है उस पर भी आप गौर कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर के द्वारा जारी इस नोटिस में लिखा गया है कि वर्तमान में खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2 और 145/4 और 109 निजी भूमि के स्वामी के नाम पर दर्ज है। उन खसरों में छत्तीसगढ़ राज्य के वक्फ बोर्ड के नाम पर नामांतरण करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दुर्ग जिला प्रशासन के इस स्पष्टीकरण से हमारी खबर पर मुहर लग गई। हम भी कह रहे हैं कि दावा किया गया है, यह प्रक्रिया की शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से बात को प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे राष्ट्रबोध ने अपनी ओर से यह बता दिया कि मानो वक्फ बोर्ड ने अभी कब्जा कर लिया है। यहाँ खबरों को भ्रामक बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की जिस तरह से दादागिरी चल रही है, जिस तरह से प्राचीन दुर्ग शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो लोग सैकड़ों साल से वहां काबिज हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं। 15 नवंबर की ये कुछ तस्वीर है। लोग सुबह 9 बजे से आकर कतार में लगे थे। हजारों लोग अपने हाथ में आपत्तियों के दरखास्त लेके खड़े थे। लोग चाहते थे कि वे शासन के नुमाइंदों से मिले, उन्हें अपनी फरियाद बताएं। 9 बजे का है, 9-10 बजे के 9-10 बजे से आप? हाँ, 9-10 बजे। लेकिन कई घंटे इंतजार के बाद आखिरकार तकरीबन 2:45 बजे हमारी मुलाकात तहसीलदार प्रेरणा सिंह से हुई। तहसीलदार प्रेरणा सिंह ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा नोटिस जारी की गई है और इस बात को भी स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से यह आवेदन किया गया है और उस आवेदन पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे में हम कहाँ गलत थे जो हमारी खबर को भ्रामक बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से जो आज आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ आपत्ति आई। इसमें लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। आपत्ति आई है तो सारी आपत्ति को लेंगे ना। अच्छा, इस बारे में आपका क्या कहना है कि उनकी जो आपत्ति है, लोग नहीं, अभी तो मैंने आपत्ति नहीं देखी। जो आवेदन आया हुआ है उस आवेदन का आधार क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, आवेदन प्रॉपर उनका जो कागज है वो लगाकर उन्होंने दिया है। आवेदन पर कुछ 5 एकड़ लगभग भूमि है, उस पर वक्फ बोर्ड की भूमि है, ऐसा करके उन्होंने आवेदन दिया है। तो उस पर हमने प्रॉपर इश्तेहार जारी कराया है। अगर उसमें आपत्ति है तो आपत्ति को हम विधिवत सुनवाई करेंगे। आपके राजस्व रिकॉर्ड में तो निजी भूमि बताई गई है? हाँ, निजी भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में निजी भूमि है। तो ये किस तरह से होगा जब ये टकराव की स्थिति हो रही है? लोग कहना है कि नहीं, कोई टकराव की स्थिति नहीं है। अगर निजी भूमि है, इसलिए तो निजी भूमि का इश्तेहार में हमने प्रॉपर नाम भी डाला है किन किन के नाम पर भूमि है, तो वो बिल्कुल आकर के अपनी बातें रख सकते हैं कि उनको वो भूमि कैसे मिली है और जो भी नियम में होगा वही कार्यवाही होगी। वक्फ एक्ट के हिसाब से जो असीमित अधिकार दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को, वहाँ से आप कैसे इसका सामना कर पाएंगे? अब वही हमको तो सारे नियम कानून और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आपने तहसीलदार की बातों को सुना। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के एक महाझूठ की तरफ ले चलूँगा। जैसा कि तहसीलदार अभी कह रही थी, जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, तहसीलदार प्रेरणा सिंह कह रही थी कि 5 एकड़ जमीन के लिए आवेदन आया हुआ है। 5 एकड़ की जमीन को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से मांगा जा रहा है, तभी तो आवेदन आया है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कहता है कि हमने कोई जमीन की मांग ही नहीं की थी। या तो तहसीलदार गलत बोल रही हैं या तो यह विज्ञप्ति झूठी है। आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, यह परीक्षण का विषय है। लेकिन अब मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं उससे आपको और ज़्यादा हैरानी होने वाली है। तारीख 15 नवंबर को, जिस तारीख को हमारी तहसीलदार से चर्चा हो रही थी,
उस तारीख को करीबन समय रहे होंगे 2:45-3 बजे। उसके बाद 15 नवंबर को 1711 आपत्तियों की ये आधिकारिक जानकारी दी गई। इसका पत्र हमारे पास है और उसी 15 तारीख को इन 1711 प्रकरणों का निराकरण भी हो जाता है। और निराकरण के पश्चात अंतिम पैरा में जो बातें लिखी है उस पर आप गौर करें। जैसा कि आप साफ तौर पे अपने स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि आवेदक लगातार अनुपस्थित रहा। आवेदक यानी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड। इसलिए अब अंतिम लाइन में लिखा है इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है। इस तरह से पब्लिक के दबाव में एक तरह से जीत हुई। इस जीत में सांसद विजय बघेल की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने भी कलेक्टर पर दबाव बनाया और विजय बघेल स्वयं जनता से मिलने गए और दुर्ग की उस मस्जिद के आसपास के इलाके में भी गए जहां इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स की जगह है। उसके बाद वे स्वयं तहसील कार्यालय तक पैदल गए, लोगों से मिले, पीड़ितों का दर्द जाना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद 16 नवंबर को पता चला कि 15 नवंबर की तारीख को यानी आपत्ति वाली तारीख को ही एक साथ 1711 प्रकरणों का निराकरण भी हो गया और उसके बाद प्रकरण नस्तीबद्ध भी कर दिया गया। यह जनता की जीत है। इस जीत पर सांसद विजय बघेल क्या कहते हैं, उनकी बातों पर भी आप गौर करें। शासन है जिसके ऊपर हमको विश्वास तो नहीं है, लेकिन हम चेतावनी देते हैं कि अपने जो अधिकार क्षेत्र के जमीन है उस पर भी अगर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है तो कलेक्टर उसका प्रतिनिधि है, कलेक्टर खुद संज्ञान में ले और उन आवेदनों को भी खारिज करें। वक्फ बोर्ड के दावे का क्या आधार हो सकता है आपका, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये किस आधार पे, मैंने पहले ही कहा कि 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे, उससे पहले यहूदियों के गुलाम थे। उस समय अगर कोई मुगल मुसलमान का अधिकार क्षेत्र रहा होगा, वो जो ये लोग अधिकार पाए हैं यहाँ पे जो धारा के तहत कुछ नियम कानून संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो अधिकार पाए हैं, हो सकता है उस समय का कोई कागजात इनके पास रहा होगा। भारत के संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट का उल्लेख नहीं है। बावजूद इसके 1956 में यह कानून बनाया गया। उसके बाद 1995 में असीमित अधिकार दिए और जब उस पर भी मन नहीं भरा तो 2013 में और ज्यादा अधिकार दे दिए गए। यहाँ मैं आपको आगे लोगों का दर्द साझा करवाऊंगा और जिन लोगों की जमीनों पर दावा किया जा रहा है, जो सैकड़ों साल से वहाँ काबिज है, मैं उस चक्रधारी परिवार से भी आपको मिलाऊंगा और वहाँ के पार्षद से भी, जनता से भी मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा कि किस तरह से लोग अपना दर्द साझा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ एक्ट की धारा 54 और 55 में जो अधिकार दिए गए हैं वो कब्जा बेदखल करने के अधिकार है। मैं आपको स्क्रीन में भारत सरकार के उस राजपत्र की प्रति दिखा रहा हूं जिसमें धारा 54 और 55 में वक्फ एक्ट के अनुसार असीमित अधिकार किस तरह से दिए गए हैं उसका नमूना आपको दिख जाएगा कि किस तरह से बेदखली के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, विशेष समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका आनंद किसी ट्रस्ट, किसी प्रबंधन, किसी ट्रस्टी या किसी महंत को नहीं मिल सकता। सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही ये आनंद मिल सकता है। मैं आपको दुर्ग के इतिहास और यहाँ के लोगों का दर्द साझा करने से पहले बता दूं कि इसी महीने कोरबा में 6 नवंबर को एक बेदखली हुई थी। वक्फ बोर्ड की ओर से आपत्ति प्रकट की गई थी और वहाँ एक महिला का 2 मंजिला मकान जमींदोज कर दिया गया था। बाकायदा एसडीएम ने इसके लिए पूरे लाव लश्कर के साथ वो फुर्ती दिखाई थी जो आम तौर पर आम लोगों के लिए नहीं दिखाई जाती। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वो खबर की आपको स्क्रीनशॉट दिख रही होगी, किस तरह से वक्फ बोर्ड के लिए यहाँ धार्मिक आधार पर साफ तौर से भेदभाव किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दुर्ग में जो दादागिरी दिखाई है, वहाँ जमीन को लेकर के भी कुछ गलतफहमियां पैदा की जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, दैनिक भास्कर अखबार लिख रहा है कि दुर्ग के आधे शहर पर दावा किया गया है और वहीं हरी भूमि का भी समाचार आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर, जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, लिखा गया है वक्फ ने मांगी 14 एकड़ जगह, खबर उड़ी की पूरा दुर्ग शहर चाहिए। ऐसी तमाम हेडलाइन से खबरें आ रही है, लेकिन दुर्ग का आधा शहर है या पूरा शहर है या दुर्ग का कोई भाग है, इसे लेकर कोई गलतफहमी अगर पैदा की जा रही है तो वह खुद जिला प्रशासन की ओर से है, जहां साफ तौर पर यह विज्ञापन जो जारी किया गया है इस बारे में जिला प्रशासन की ओर
से कोई भ्रामक समाचार की बजाय यह बताना चाहिए था कि आखिर इसका अस्तित्व क्या है और यह कब तक इस पर कार्रवाई पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आखिर किस आधार पर यह गलत दावा किया जिससे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं। 14 नवंबर की राष्ट्रबोध की उस खबर के 24 घंटे के भीतर कैसे हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए, किस तरह से हम पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी खबर प्रसारित होने के बाद जिसे हजारों लाखों लोगों ने देखा, इसके बाद दुर्ग शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा की मुलाकात दुर्ग के कलेक्टर से होती है। तकरीबन 11:30 बजे दुर्ग कलेक्ट्रेट में वे दुर्ग जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्ताफ अहमद के साथ जाते हैं। उनके साथ कुछ और लोग थे और उन्होंने साफ तौर पर मेरा यानी पवन केसवानी का नाम लेकर राष्ट्रबोध के माध्यम से इस खबर को चलाने के बाद तनाव की स्थिति हो गई है, ऐसी बातें उन्होंने कही। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आदरणीय अरुण वोरा से आग्रह करता हूं कि इस बारे में वे खुलासा करें कि आखिर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड किस आधार पर यह दावा कर रहा है वह जगह 14 एकड़ है, 13 एकड़ है, 10 एकड़ है या आधा दुर्ग है, जो भी स्थिति है उस पर आधार क्या है, उस आधार पर बात करें जिम्मेदारी के साथ। अगर हम किसी खबर को दिखाते हैं तो तथ्य होते हैं, प्रमाण होते हैं। कानून का छात्र रहा हूं, विधि के अनुसार ही बात करूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार जनमंच है, हम लोगों के दर्द को समझते हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी समस्याओं को भी सामने रखते हैं। देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के नाम पर वक्फ बोर्ड का जो काला कानून बनाया गया वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को संरक्षण देने वाला था। जब 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कानून बनाया गया, उसमें 6 अल्पसंख्यक शामिल किए गए, जिसमें मुसलमान के अलावा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी शामिल किए गए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत में 6 राज्य ऐसे भी हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, बावजूद इसके उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वक्फ बोर्ड को जो मिले हुए असीमित अधिकार हैं उसके विरुद्ध भी जाने माने अधिवक्ता और भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय की भी एक पिटीशन वहाँ लंबित है, जहाँ उन्होंने आर्टिकल 14 और 15 के वायलेंस की बात की है कि किस तरह से हम समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं और वहां किसी वर्ग विशेष को एक विशेष परिचय दिया जाता है, जहां 1992 के अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेष दर्जे का भी उल्लेख है, जहां भारत के लोगों को धर्मनिरपेक्ष बताकर एक वर्ग विशेष के लिए किस तरह से वक्फ बोर्ड काम करता है। ऐसी तमाम बातें न्यायालय में लंबित है। फिलहाल हम दर्द साझा कर रहे हैं दुर्ग की जनता का। आप एक एक कर ये नज़ारे को देखिए, किस तरह से दुर्ग तहसील कार्यालय के बाहर लोग अपना दर्द बांट रहे थे, एक दूसरे से अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। आवेदन उनके हाथ में आप देख सकते हैं, उनकी बातों को सुनिए कि किस तरह से लोग अपनी बातें रख रहे थे। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग को इन लोग सब फ्री में ये दे रहे हैं क्या? वो वक्फ बोर्ड ही खाली इनका क्या वोटर है और वोटर के चलते इन लोग हम हिंदुओं को मसल रहे हैं। हमारे हक को छीन के इनको कैसे दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब बंटवारा हो गया, उनको उनका पाकिस्तान मिल गया, तो भारत में काहेगा वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड है मुसलमानों के लिए काम करता है, तो मुसलमानों की संपत्ति पे दावा करे, हिंदुओं की संपत्ति पे दावा कर रहा है। ये तो इतना गलत कर रहे हैं, इसमें तो ऐसा लगता है कि हिंसा भड़क जाएगी। क्या मेरे अंदर खुद ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर दूं क्या? ये इतना गलत काम, इतना अंधेर नगरी चौबट रहा, कुछ भी कर ले। पूरे विश्व में ऐसे काले कानून कहीं नहीं बने हैं, लेकिन भारत में ही क्यों सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा है, इसका पूरा विरोध होगा। ये जो काला कानून लेकर के आई है सरकार ना, ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये हमारे बच्चों के और हमारे ऊपर जितना भारी पड़ेगा ना, हम सोच नहीं सकते। इसलिए सरकार तत्काल और दुर्ग नगर निगम इसको तत्काल रद्द करे और तहसीलदार से भी हम मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए। जो संपत्ति हमारी है उसको क्यों वक्फ बोर्ड वाले हथियाना चाहते हैं? हमारी है, हमारी रहेगी, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये कितने लोग हैं आपके सामने? हजारों लोग हैं। वो समाज का अहित कर रहा है, इससे लोगों की अपनी पुरखों की संपत्ति इस कानून के तहत सीधा वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित हो रही है। ऐसी स्थिति में समाज का आंदोलित होना स्वाभाविक है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इस पे विचार करे और केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून को समाप्त करे और साथ ही वक्फ बोर्ड ने इसके पहले जितनी संपत्ति लोगों की ली है उनको वापस करे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से दुर्ग
कि जिस ज़मीन को अपना बताया जा रहा है उसमें खसरा नंबर 146 भी है, जिसके मालिक चक्रधारी परिवार है। चक्रधारी परिवार की ओर से यशवंत चक्रधारी, उनके पिता का नाम सुखलाल चक्रधारी, ये पुश्तैनी ज़मीन है, सैकड़ों साल से परिवार वहाँ पे काबिज है। ये चक्रधारी परिवार की ओर से आपकी आपत्तियाँ प्रस्तुत हो रही हैं। आप मुझे बताएंगे आपके पास क्या प्रमाण है कि आपका परिवार रहता था, और वक्फ बोर्ड का जो दावा है किस तरह से जायज़ है या नाजायज़ है? ज़मीन का तो हमारे पास ऋण पुस्तिका है, पूरे कागज़ है, हर चीज़ हमारे पास है, और हम उसमें हमारा कब्जा है। आज हम कम से कम 89 से वहाँ रह रहे हैं, तब से वहाँ हमारा कब्जा है। ये इंदिरा मार्केट का इलाका है और यहाँ के कुछ व्यापारी परेशान हैं, भयभीत हैं। इसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो ये दुकानें हैं, ये सामने जो मस्जिद है, मस्जिद से लगी हुई ये सारी जगह छत्तीसगढ़ राज्य मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपनी बता रहा है। आपकी दुकानें यहाँ पे? ये मेरी दुकान है यहाँ पे आरा ट्रेडर्स के नाम से। आरा ट्रेडर्स की दुकान नगर निगम के नियमों के अनुसार हर प्रकार का टैक्स, संपत्ति कर वगैरह सब उनकी शुल्क पटाकर ये इस पर अपना नामांतरण किया है, और तब से हमने यह दुकान चला रहे हैं। अभी तक के किसी प्रकार की किसी की कोई आपत्ति नहीं थी। कल से जो हमने यह व्हाट्सएप पर सुना, तब से हमें थोड़ा तनाव हो गया, है ना। तो ये इसकी समस्या की जानकारी चाहिए मुझे। ये वीडियो राष्ट्रबोध के द्वारा मैंने कल देखा, तो मैं एकदम ज़्यादा ही उसको टेंशन में आ गया हूँ कि ऐसा इनका वक्फ बोर्ड का ऐसा उनका वो है। तो कल से मतलब मैं हमारे भयाक्रांत हो गया हूँ। मतलब आज 15 तारीख को पेशी था, पेशी डेट में हमको बुलाया था, लेकिन यहाँ तहसीलदार गायब है और हम सब मिलकर आपत्ति लगा रहे हैं। इस लड़ाई के लिए हम जहाँ तक भी जाना पड़े, हम सब मोहल्लेवासी, शहरवासी जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा विधिक पक्ष ये है कि सबसे पहले जनता के सहयोग में शासन को, प्रशासन को खड़े होना चाहिए। शासन अभी तक मौन है, इस बात में बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जितना भी इंदिरा मार्केट का परिसर है नगर पालिका के अधीन है। नगर पालिका आज लोगों को अपने आधिपत्य की ज़मीन को रजिस्ट्री भी कर रहा है, विक्रय भी कर रहा है, उनको पट्टा बांटकर भूभाटक भी वसूल कर रहा है। लेकिन नगर पालिका के तरफ से अभी तक इस प्रकाशन में आम जनता के सहयोग में या अपना शासन का पक्ष रखने के लिए वक्फ बोर्ड के प्रकाशन के खिलाफ श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी अधिवक्ता या अपने विधिक अधिकारी को यहाँ पे नहीं स्पष्ट रूप से यहाँ डायरेक्शन दिया गया। बीती 18 अक्टूबर को एक खबर सामने आई जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को दिए जाने वाले असीमित अधिकारों के लिए राज्य सरकार और महाधिवक्ता को एक नोटिस दिया। याची की ओर से मशहूर अधिवक्ता हरिशंकर जैन व भारत सरकार के उप सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व NC गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। याची के अधिवक्ता का कहना है कि वक्फ को दिए गए मनमाने अधिकार विभेदकारी व संविधान के विपरीत हैं। ऐसे अधिकार ट्रस्ट, मठ, अखाड़ा, सोसाइटी आदि को नहीं दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 27 व 300 का उल्लंघन करती है। याची का यह भी कहना है कि वक्फ एक्ट हिंदू या गैर इस्लामिक समुदाय की संपत्ति पर लागू नहीं होता। याचिका में वक्फ एक्ट की धारा 4, 5, 9, 1A, 28, 29, 36, 53, 55, 89, 99, 101 और 107 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई, और यह भी बताया गया कि 10 वर्षों में किस तरह किसी भी धार्मिक संपत्ति को वक्फ घोषित करने का चलन बढ़ गया है। बीती 7 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय मंत्री का बयान का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि मौजूदा समय में 7,85,934 संपत्तियां हैं जो 12 लाख एकड़ है को वक्फ घोषित कर दिया गया है, जो दिल्ली के रकबे की कुल 4 गुना है। ये तो बात इलाहाबाद के हाई कोर्ट के समक्ष याची की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने बात को रखा, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी हालात इससे जुदा नहीं है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए तकरीबन 12 लाख करोड़ की जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, आप अनुमान लगा सकते कि भारत के रक्षा और रेल के बाद सबसे ज्यादा भूमि आखिर कैसे आ गई। देश भी उतना है और वक्फ बोर्ड भी वैसा ही है। आखिर धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले भारत में हो क्या रहा है। दुर्ग को इसका जब शिकार बनाया गया है, तो दुर्ग के पुरातत्व मामलों के जानकार, यहाँ मैं अरुण गुप्ता का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने हमें उन स्थलों का दौरा कराया जिनका पुरातत्व महत्व है। सैकड़ों साल पुरानी पुरातत्व धरोहर को भी किस तरह से कब्जाने की कोशिश हो रही है। यहाँ से आप दुर्ग की वैभवशाली संस्कृति को भी समझेंगे और यहाँ से आप वक्फ के दावों को भी अध्ययन कीजिएगा। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड अपने मनमानी तरीके से किसी भी संपत्ति को आखिर अपना कैसे बना सकता है। अब मैं आपको पीपल वाले हनुमान मंदिर के अंदर के भाग में ले चल रहा हूँ। आप आइए, देखिए कि ये ऐतिहासिक महत्व का, पुरातत्व महत्व का ये प्राचीन पवित्र मंदिर किस तरह से है अंदर।
ये नाग नागिन का जो आप जोड़ा देख रहे हैं ये कलचुरी काल का बताया जा रहा है। ये इसकी ऐतिहासिक धरोहर है, पुरातत्व महत्व की ये वैभवशाली संस्कृति का प्रतीक है। ये झाड़ भी बहुत पुराना है। बहुत सी चीज़ हो सकता है इसकी जड़ों में दब चुकी हैं। ये पेड़ की जड़ें काफ़ी फैल गई हैं। इसमें बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत से अवशेष ऐसा है। एक ये देखिए यहाँ पे ये जो सिलबट्टे हो गए जो अधिकांश पुरातात्विक महत्व की जगहों में मिल जाते हैं। ये भैरव, ये भी मूर्ति पुरानी है। कुत्ते पे सवार भैरव, ये काफ़ी पुरानी मूर्ति है। आज़ाद भारत में लागू वक्फ एक्ट के विरुद्ध हमें शंखनाद करना होगा। ढेर सारी समस्याओं को जब हमने प्रस्तुत किया तो इसका समाधान भी हमें ही खोजना होगा। आखिर कैसे कुछ लोग देश के कानून को नहीं मानने के लिए सीए के नाम पर देश की राजधानी की सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। शाहीन बाग की वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी फरवरी 2020 में जब मैं वहां गया था, तो हैरान करने वाली वो तस्वीर जो दिल्ली के शाहीन बाग से थी। ऐसे ही हालात दुर्ग में भी थे, ऐसे ही हालात भिलाई में थे, जहां लोग कानून को नहीं मानने के लिए बाकायदा टेंट लगाकर विरोध कर रहे थे। कानून सीए का बन तो गया, लेकिन आज की तारीख तक लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में काले कानून वक्फ बोर्ड को जमींदोज करने के लिए जनता क्यों नहीं इसके विरुद्ध आवाज़ उठाती, और क्यों नहीं ऐसे काले कानून को खत्म करने के लिए हम एकजुट हो जाएं। जिस तरह से भारत में नागरिकता देने वाले एक ईमानदार सीए कानून को अभी तक रोका गया है, ऐसे में भला काला कानून वक्फ एक्ट कैसे लागू हो सकता है। जहां वक्फ बोर्ड की मर्जी पड़ेगी वह दुर्ग की प्राचीन धरती को भी अपना बना लेगा। वो आधा दुर्ग शहर हो या दुर्ग का कोई भाग हो, यहाँ किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। अपने 14 नवंबर के वीडियो में मैंने कायसपारा का उल्लेख किया था। दरअसल कायसपारा का जो 1100 साल पुराना इतिहास है, वहाँ जो लोग रहते थे वे नयापारा में खेती करते थे। नयापारा के पार्षद और नयापारा के निवासी जिनकी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है, उनकी बातें भी आपने सुनी। उसके बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, मैं चाहूंगा इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर जाके अपनी राय जरूर दें, और हो सके तो लाइक शेयर करें। आगे इस विषय में मैं कुछ और भी बड़े खुलासे करूंगा। नमस्कार।